अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलाल की पॉडकास्ट। आज मेरे जो मेहमान हैं डॉक्टर यूसुफ, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं लोगोथेरेपी के। और आप जो हैं यंग अडल्ट्स की कोचिंग में इन्वॉल्व हैं और आप 2012 से कुरान क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। आपने एक वेब ऑर्गेनाइज की टेली साइकेट्री के नाम से, और अभी आप वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन सेशन वगैरह भी दे रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे काम कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करूं, तो चलते हैं डॉक्टर यूसुफ के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी सही हूँ। और स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, अभी क्योंकि रमज़ान आने वाला है, और इसी हवाले से सवाल था मेरा पहला कि मतलब इस रमज़ान को कैसे प्लान कैसे किया जाए। ओके, सो फर्स्ट अप हमें ये चीज़ देखनी है कि रमज़ान प्राइमरीली हमें चार डायमेंशंस में हेल्प करता है। ठीक है। सही है। सबसे पहली डायमेंशन हर इंसान की, हर फर्द की अपने साथ है। ठीक है। हाउ हाउ यू रिलेट विद योर सेल्फ। और इसमें फिर वो रमज़ान की बहुत इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्फ़ कंट्रोल के हवाले से है कि हम अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपनी फ्री विल को स्ट्रेंथन करते हैं, हम अपनी जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले करते हैं, और basically improve in self discipline. So that's one area where Ramzan helps us. तो एक schedule, एक प्लानिंग इस एतबार से वो रोज़ा रखने से पूरी होती है। बट देन अगेन देयर अदर एरियाज जहाँ पे हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, इन एडिशन टू फूड, वाटर एंड सेक्स। दीज आर द थ्री मेन एरियाज फॉर श्योर। लेकिन फिर हमारी अपनी पर्टिकुलर हैबिट्स हैं दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ। वी नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ दोज हैबिट्स ऑलरेडी मेड कि इस रमज़ान के ख़त्म होने तक मुझे I should have rid myself of these particular habits as well, in addition to, क्योंकि at the end of the day, food, water and sex, what are they? They're the most basic instincts, right? If you can control these for a given time, then there's others, not as strong, not as overwhelming, not as fundamental, जिनको आप, if you are up to it, you can manage, you can contain, you can restrict, right? So सबसे पहले I would recommend developing a list of habits that you want to get rid of. सही है। दूसरी एरिया that रमज़ान helps us, एक तो हो गया इंसान का अपने साथ ताल्लुक़, दूसरा है इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक़। ठीक है। इसमें रमज़ान हमें दो चीज़ें ऑफ़र करता है। एक कुरान की मुख्तलिफ़ महफ़िलें लगती हैं, तरावी के प्रोग्राम होते हैं, तिलावत की एक रूटीन बनती है, दर्स व तदरीस की महफ़िलें सजती हैं। सो द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द रूटीन के एज एन इंडिविजुअल आई हैव टू रिलेट विद माई लॉर्ड, विद माई गॉड, अल्लाह के साथ मैंने एक ताल्लुक़ कायम करना है। तो रमज़ान का पैगाम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो कुरान का महीना है। तो कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करना, कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करने की डिफरेंट तरीके हैं। उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसको रिसाइट करना, उसको समझना, यू नो। सो टू हैव समथिंग इन योर रूटीन, वो कम हो लेकिन हो मुस्तकिल, जिसमें आपका एक you're forming a relationship with Allah through the Quran. ठीक है। और इसमें फिर आपको फर्दर टू डूज मिलेंगे। your relationship with Allah as it's developing, it should develop in you certain habits and practices as well, certain morals and values as well, certain goals in your life that should be inspired through this relationship, right? तो वो अगर अभी नहीं है तो रमज़ान के एंड तक वी शुड हैव समथिंग कि मेरी और अल्लाह का जो ताल्लुक़ है, व्हाट शुड माई लाइफ लुक लाइक एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट। इसी रिलेशनशिप का दूसरी डायमेंशन होती है दुआ की। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। रमज़ान के बारे में जो रुकू है सूरह बकरा के अंदर, दैट टॉक्स अबाउट फास्टिंग, यस, इट टॉक्स अबाउट कुरान, यस, but then it immediately talks about दुआ। और दुआ की भी इतनी it's such an important आया कि उससे ज़्यादा अल्लाह अपना और बंदे के कुर्ब का इजहार शायद ही किसी और जगह पे करता होगा, बल्कि मेरे ख्याल से तो नहीं करता। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ एन आया। और
फिर दुआ को अपनी एक रिलेशनशिप का हिस्सा बनाना, एक रूटीन का हिस्सा बनाना, it serves as a means of reflection, it serves as a means of relationship with Allah. कि आप अल्लाह के सामने you're asking, you're calling, you're even complaining at times, right? दिल खोल के मतलब you're just letting it all out. तो वो वाली एक रूटीन establish करना. And then the fourth dimension or the third dimension, पहली dimension man with a human being with his own self, second dimension human being with God, third dimension man and woman. क्योंकि इस आयत के दुआ वाली आयत के फ़ौरन बाद जो आयत आती है that pertains to sexuality और man woman relationship, husband wife relationship, which symbolizes your general first degree relatives as well. उसमें हाँ, the husband wife relationship being a cornerstone, but then the other relationships as well. So your plan, your routine कि by the end or your goal कि मेरा रमज़ान के end तक I should be in a better place with my loved ones, and the closer those loved ones are, the closer I should be with them. And how do I do that? So my routine, something in my routine should reflect an effort to try to get closer to them, better with them in various ways, right? And for married people, strictly taking from the ayah itself, improving in the area of sexuality would be important. क्योंकि जब हम इंसान और अल्लाह के ताल्लुक़ की बात करते हैं, आम तौर पे ये समझा जाता है कि इंसान और अल्लाह का ताल्लुक़ ऐसा ताल्लुक़ है जो आपको दूसरों से ताल्लुक़ को ख़त्म करना, कम करना या रिस्ट्रिक्ट करना, या उसमें जो इन्जॉयमेंट वाले पहलू हैं उनको इरेडिकेट कर देना, एंटरटेनमेंट वाले एवेन्यूज़ हैं उनको बिल्कुल discard कर देना. For some reason that has become a concept of spirituality for people, or a concept of relating with God, which is not true, which is not Quranic. रमज़ान का ये पैगाम हरगिज़ नहीं है, बल्कि अगर आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ आपके बाकी ताल्लुकात को मजबूत नहीं कर रहा, आपने रमज़ान से फ़ायदा नहीं उठाया, आपने रमज़ान से बल्कि you've become worse after रमज़ान. और जो आखिरी डायमेंशन है वो ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी, कि मेरा और माशरे का ताल्लुक़, कि रमज़ान के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई रोल दैट आई हैव टू प्ले इन सोसाइटी, द मीनिंग दैट आई हैव, द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट आई हैव टू मेक, I should have more clarity there. I should be more morally upright there. I should be more value oriented there. I should be looking to do more and more good in a the uniqueness that reflects my personality. वो भी और बाकी सारे मेरे से कम कोई बुराई माशरे में ना बढ़ रही हो, और beyond that, the more good that I do, the better it is. So in these 4 dimensions at least, I should have my goals, and according to those goals, I should have my routine scheduled such that I can make the most out of this month. सही है. तो आपके नज़दीक जो है साइकोलॉजी ऑफ प्लान क्या है, कि मतलब यानी कि हम मोस्टली जब भी प्लान करते हैं, अच्छा हमने बड़े बड़े परफेक्ट प्लान्स बनाए होते हैं लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाते. जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ हम सोचते हैं ना, अच्छा ये करना है तो ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो प्लान तो इतना मज़ेदार सा परफेक्ट सा होता है, आपको लगता है कि यार ये तो अचीवेबल चीज़ें हैं, आराम से अचीव हो जाएंगी. ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं होता, और साइकोलॉजी क्या है प्लान की, और क्या मतलब किस तरह से प्लान्स बनाने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. सी फर्स्ट योर गोल्स नीड टू बी क्लियर बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग. अगर आपने रास्ता डिसाइड करना है कि मैंने किस रास्ते पे चलना है, पहले आपने डेस्टिनेशन का फैसला करना है. सो योर गोल्स नीड टू बी वेरी क्लियर. वेयर शुड दैट प्लान टेक यू? ठीक है. प्लानिंग शुड बी आइडियलिस्टिक. आई एडवोकेट आइडियलिस्टिक प्लानिंग. There should be a lot of things for you to do in the plan, but at the same time, within your mindset, you should know that you're never going to attain 100% of your plans. जो plan आपका 100% achieve हो रहा है, इसका मतलब है you weren't idealistically planning, or you were selling yourself cheap. कि आपने अपने से एक्सपेक्टेशन ही कम रखी. अपने से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखें, प्लान को थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक एम्बिशियस रखें, और ये एक्सपेक्ट करें कि आप अपने मुकम्मल तौर पे सारे गोल्स फुलफ़िल नहीं करेंगे, राइट? सो आई वुड एडवोकेट कि आपके प्लान के अंदर इतना कंटेंट होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 4 dimensions that we said, all of those 4 dimensions
with the goals that you've identified, अपने goals, आपके अपने personal goals इन 4 dimensions से related अगर आपने रमज़ान के हवाले से किए हैं, then उन goals से related daily की routine activities, right? 2 या 3, 1 या 2, something or the other should be there. And if not every day, then every other day. And if that amounts to like 10 to 12 items on your checklist that you have to do, then if you're getting 7 or 8 of them done, then that's very well done. That is a job very well done. I wouldn't say put 100. हमने idealistic होना है, ambitious होना है, लेकिन we don't become that crazy, because that's not idealism or ambition. That's just being like a maniac, right? So 10 to 12, उनमें से 7 8 अगर आप daily basis पे कर रहे हो, that is phenomenal. That is absolutely brilliant. अगर वो 10 से 12 आपकी checklist में नहीं है, then rest assured कि वो फिर 6 7 जो आप achieve कर रहे हो आप वो भी नहीं करोगे. अगर आप 6 7 लिखोगे तो you'll end up with 3 4. आप 3 4 लिखोगे you'll end up with 1 2. आप 3 4 लिखते हो और 3 4 कर लेते हो, then you end up with a lot of time to not have much to do, right? So have an ideal plan, but do not look to be a perfectionist in achieving it. Settle for failures, settle for being just a little above average. Just a little above average performance done consistently makes for an exceptional human being. A month down the road, a few months down the road, and definitely years down the road. तो जैसे आपने प्लान बना लिया तो उसके साथ फिर एसोसिएट होता है कि अगर आपने चीज़ अचीव नहीं की तो एक गिल्ट आता है आपका उसके साथ कि अच्छा यार मैं इनअप्रोप्रिएट हूँ, कहीं से मैं लैग कर रहा हूँ, और वो आपको सेटिस्फाई नहीं होने देता। मतलब अगर आपका प्लान अचीव ना हो रहा हो, आप फिर मतलब इनके अगर 1-2 दिन नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ देते हो, ऐसा मतलब जो कॉमन प्रैक्टिस में होता है। तो इसको कैसे डील किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गिल्ट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है? आइडेंटिफाई कि वो जो गिल्ट आ रहा है, इट इज़ अ गुड काइंड ऑफ अ गिल्ट, कि मैंने प्लान किया था, सोच समझ के किया था, गोल्स को सामने रख के किया था, उन गोल्स को अचीव ना करने के नतीजे में अगर ये गिल्ट पैदा हो रहा है तो फॉर द मोस्ट पार्ट दिस इज़ ट्रू गिल्ट। ये एक अच्छा गिल्ट है, ये मेरी कॉन्शियंस से आ रहा है, मेरे ज़मीर से उठ रहा है, इसकी प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है, इसका मतलब है मेरा ज़मीर जाग रहा है, ठीक है, और मेरी ग्रोथ के बारे में कंसर्न्ड है। सो दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट गिल्ट टू हैव, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट टू हैव। सो हमने इस गिल्ट को ख़त्म नहीं करना, इस गिल्ट को पैथोलॉजिकल भी नहीं होने दिया। वो जो आपने कहा ना कि फिर उस गिल्ट के नतीजे में मैं वो काम ही करना छोड़ देता हूँ, या अपने से वो एक्सपेक्टेशन रखना ही छोड़ देता हूँ, या वो प्लानिंग ही छोड़ देता हूँ, that's inappropriate. That is a pathological response to a genuine guilt. That is a neurotic response to a genuine guilt. Guilt अपनी जगह genuine है। आपको एक टीचर ने करेक्ट किया है कि तुमने इस पेपर में ये गलती की है, ये आइंदा से ना करना, और आपने जवाब में कहा है कि टीचर का दिमाग ही ख़राब है, पता नहीं इसको क्या, मैं नहीं पढ़ता, मैंने ये क्लास लेनी नहीं है, मैंने इस टीचर से पढ़ना ही नहीं है, मैंने इससे आइंदा मिलना ही नहीं है, क्या मतलब है? That's crazy. Who does that? I mean, we do that, and there's reasons for doing that. But treating our guilt like that, planning ही छोड़ दी, काम ही छोड़ दिया, अब मैंने करना ही नहीं है, guilt बहुत ज़्यादा होता है, that's not fair. You keep at it. You learn from your mistakes. You learn from your failures. Maybe I was जो गोल मैंने रखा था वो गोल सही नहीं था. Maybe I wasn't fully aware as to the implications, as to the demands. Maybe I need to tone that down a bit. Maybe I need more clarity there. Maybe I don't have the skill to get that thing done. वो skill कहाँ से आ सकती है मेरे पास? मैंने ये गलती की थी, मैंने गलती आइडेंटिफाई कर दी, अब मैं जब दोबारा करूँगा तो ये वाली गलती नहीं करनी. This is all a process of learning, right? So we need to open ourselves up to failure, to making mistakes, to doing things wrong, and then to the guilt that follows, so we can correct all of these. And this is the package for growth, to be able to continue
this journey that we're on. लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज़ तो साथ आती है इसके, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो या कोई प्लान कर रहे हो तो आपका मोटिवेशन जो है ना वो कह लें कि सपोज 100 पे होता है, लेकिन जो टाइम गुजरता है आपका मोटिवेशन लेवल भी कम होता है, और साथ में अगर अचीव ना कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली वो आपका जाता है पैथोलॉजिकल की तरफ ही जाता है। मतलब मोस्टली केसेस में तो ऐसा ही होता है। Very good. So तो मतलब यानी कि कैसे रोका जाए, क्योंकि there's a few ways of maintaining that level of motivation. सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर मोटिवेशन सस्टेन रहे, ठीक है। if your efforts are bearing fruit, then motivation will be sustained to some extent. तो a lot of times हम उन फ्रूट्स को देखते नहीं हैं, वो फ्रूट्स आ रहे होते हैं लेकिन नहीं, उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसकी इंपॉर्टेंस को डिमिनिश कर दिया, उसकी सिग्निफिकेंस को एक्नॉलेज नहीं किया। सो टेक अ ब्रेक एंड टेक एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर हाउ मच यू बीन एबल टू डू। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दैट मोटिवेशन। दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए a lot of things require social support, family, friends, people who share that goal with you, right? And they can help you in getting there. They're your fellow travelers on a journey. So when you're down, they can pick you up, and when they're down, you're picking them up. In picking them up, you're picking yourself up. तो ये जो इकट्ठे चलना होता है, इससे you're able to travel further for longer, right? तीसरी चीज़, you may be missing mentorship, कि आपने कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई स्किल सीखनी है। एक तरीका है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपने जिम जाना है, आपने एक्सरसाइज लगानी है, आपने वेट लूज करना है। यू कैन गो देयर एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। वो डंबल पड़े हुए हैं, अपने तरीके से उठाना शुरू कर दो, ठीक है। वहाँ पे बारबेल पड़ा हुआ है, जिस तरह से समझ आती है, जो टीवी पे देखा हुआ है, यूट्यूब पे देखा हुआ है, उस तरह से करना शुरू कर दो। एक दूसरा तरीका, यू आस्क समवन हु हैज़ लर्नड इट एंड हैज़ लर्नड हाउ टू टीच इट एंड रेगुलरली टीचेस इट, राइट? So and then can continue to set more practical targets for you to achieve, and then encourages and motivates you as you achieve those targets, right? So mentorship helps in maintaining motivation. Of course the mentor needs to know what he's doing, and he has to know how to do how to coach appropriately. And इसी तरह pretty much everything that you're looking to do, you will find mentors. You should be able to find good mentors provided you look hard enough. उसके बाद what needs to be recognized in maintaining motivation, कि the act of planning itself helps to maintain motivation. कि जब मैंने शुरू में प्लान किया था, the act of planning helped sustain that motivation. तो continue to rehash your plans, continue to work through your plans. उसके बाद जब प्लानिंग भी कर ली, you go back to where that original motivation came from. मैंने जब ये फैसला किया था कि ये मेरा गोल है या ये मैंने अचीव करना है, कहाँ से किया था, क्यों किया था, किसको सुना था, क्या पढ़ा था, क्या सोचा था, go back to that, go back to that. Okay? Now having said all of that, please remember that real work, which translates into significant achievements, means that there were periods of time in that process, in that work, जिसमें आपने बगैर मोटिवेशन के भी आप लगे रहे, आप काम करते रहे। अगर आपको अपने आप को घसीटना भी पड़ा क्योंकि एनर्जी नहीं फील हो रही थी, मोटिवेशन नहीं फील हो रही थी, दिल नहीं कर रहा था, आपने वो भी किया। All of us know this, and you can ask any successful person who has achieved real success after a long term effort and work and sacrifice, कि अगर कोई 5 साल 10 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर बनता है, साइकाइट्रिस्ट बनता है, या सर्जन बनता है, या मेडिकल स्पेशलिस्ट जो भी है, या कोई और एरिया फील्ड सोशल सर्विस की है, पॉलिटिक्स, व्हाटएवर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है, wherever it may be, you ask them that this success that you've achieved, ये 10 के 10 साल जो आपने लगाए हैं, ये 15 साल जो आपने लगाए हैं, 20 साल जो आपने लगाए हैं, क्या ये थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड आपकी मोटिवेशन का लेवल आसमानों से ही बातें कर रहा था? एंड इफ दे आर ऑनेस्ट विद यू, दे विल टेल यू कि देयर वर टाइम्स इन व्हिच दे थॉट इट्स नॉट वर्किंग एंड दे वांटेड टू गिव अप एंड कंटिन्यू टू drag themselves out of bed to do stuff that they'd been doing for a long time, and that particular day or that particular week or maybe even that particular month they didn't feel like doing. Allama Iqbal considered quitting poetry. He was, like
क्या है? So those time periods come. Your social support comes to facilitate, but at the end of the day, there's a lot of dragging that needs to be done in getting you places, right? So जो हमने motivation को एक we've considered this as an absolute prerequisite, as an indispensable prerequisite कि ये नहीं है तो फिर तो काम हो ही नहीं सकता. That is not true. That is not true. We do everything that we can to maintain that motivation, which is why I gave all of those steps and recommendations that I did. But we also need to understand that motivation is not the ultimate indispensable prerequisite. You have to learn and know. That is what self-discipline is, and that's the first lesson, the first dimension I spoke about when I spoke about Ramzan, right? भूखे रहने की motivation तो किसी को नहीं होती ना, but we remain hungry. We remain hungry. We deny ourselves. We delay gratification. That's precisely what most of work requires. सही है. तो वैसे जैसे बात की जाती है कि सेंसिटिविटी जो है ना वो हमारे उसका थ्रेशहोल्ड वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और जो ही रमज़ान आता है तो उसके अंदर देखने में आता है कि मतलब हमारा सेंसिटिविटी ग्राफ जो है ना वो कहीं आसमानों से बातें कर रहा होता है. और थ्रेशहोल्ड क्या मतलब, उसमें तो आपको कोई माइक्रो सा कोई आपको स्टिमुलस चाहिए होता है और आप जो है वो फटने वाले हुए होते हो. हालांकि रोज़ा इज़ मेंट टू बी कि मतलब आप सब्र करो, आप तहम्मुल के साथ उसको बर्दाश्त वगैरह करो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा होता. इसकी वजह क्या है, मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हमें कोप कैसे करना चाहिए इसको? Very good. See, the sensitivity threshold goes up. The sensitivity goes up. Our threshold for getting irritable and losing our temper goes down. We are easily angered. One of the reasons for that is we've missed the point. कि what is this fasting towards? कि हम रोज़ा रख क्यों रहे हैं, हम भूखे क्यों रह रहे हैं, हम प्यासे क्यों रह रहे हैं, हम अपने आप को डिनाई क्यों कर रहे हैं. अगर हम ये कहें कि हम सब्र अपने अंदर पैदा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सब्र क्यों पैदा कर रहे हैं? जब तक आपके उस क्यों को कॉन्क्रीट से कॉन्क्रीट जवाब नहीं ना मिलेगा, that hits you, that resonates with you, it will necessarily mean that you're carrying a burden that you don't understand, and that in itself is frustrating. That in itself is frustrating. And we're more likely to go closer to that threshold, we're more likely to lose our cool, right? एक level पे वो, दूसरे level पे physiologically deprive होना necessarily puts you in a state where you are more sensitive and less in control, right? It is more difficult to practice self-restraint when you are physiologically, आपकी नींद कम होगी, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आपको भूख लगी होगी, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा. See, that's where the exercise of self-discipline has been carried to the next level altogether. कि now you're carrying a heavier weight. अब आप you're not, अब 5 kg का डंबल नहीं, अब 8 और 12 kg का डंबल हो गया. The resistance has increased. The difficulty level has increased. Why? Because you want to build a bigger muscle. You want to build a stronger muscle. So if you want stronger self-discipline, self-control, then you do it with these conditions of deprivation. That will give you a sense of how much self-control you can have, and then give you an opportunity to strengthen that self-control. It's a process, right? So to first up look at it in that perspective कि ये natural है, sensitivity बढ़ेगी, but I have to keep my eyes on the prize, the bigger picture, my concrete goals as they relate to the bigger picture, and then look at it as an opportunity कि okay, this is a challenge, right? So इफ्तारी का टाइम है, rush hour है, आप घर वापस आ रहे हो, traffic is crazy, whatever the case is, somebody overtakes you, you remain conscious. Tell yourself, मुझे गुस्सा ज़्यादा आएगा, and मुमकिन है कि मैं गुस्सा निकाल दूँ. कल भी मेरे से ज़्यादा निकल गया था, इतना बनता नहीं था. और गुस्सा ज़्यादा सड़क वालों पे नहीं निकलता, सड़क वालों पे तब निकलता है जब वो दूर होते हैं, they can't do anything in return. गुस्सा ज़्यादा निकलेगा घर वालों पे, बेगम पे, बच्चों पे, वालदैन पे, right? They are the relationships we can take for granted. Know that you will be more irritable towards them. Be ready for it so that you can prepare for it, and you can actually, consciously control yourself. Rather than taking yourself for granted, नहीं मैं तो बड़ा पक्का हो गया, मेरे से तो कुछ नहीं होता. And before you know it, you've said stuff that you didn't mean. And like, oops, what did I just do? अब होश आई है.
So it's going to take focus, it's going to take control. तो इन चीज़ों का असर भी होता है ना, लाइक मतलब आपकी रिलेशनशिप लाइफ के ऊपर असर पड़ता है, आपकी मतलब आपकी फ्रेंडशिप वगैरह पे असर पड़ता है। लाइक अगर आप इस तरह करते हो किसी के साथ, गुस्सा किसी का किसी पे उतार देते हो और ये वो सारा कुछ, तो और रमज़ान में आप कह रहे हो कि मतलब हमें इनको मेंटेन भी करना है और ऑब्वियसली करना भी चाहिए, वैसे थ्रू आउट द ईयर करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बैलेंस तरीके में लेके चलना चाहिए। अब रमज़ान में भी ये चीज़ें हो रही हैं और आपने उनके साथ टाइम भी गुजारना है, सारा कुछ करना है। अगर आपसे वो इस तरह का कुछ गलत हो गया है तो वो आपका एक इम्प्रेशन बना देता है, अगर पहले से ऐसा होता हो तो उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हो? लाइक मतलब आपका कोई एक रिलेशन है, उसके ऊपर आपका एक इम्प्रेशन बन गया हुआ है, दिस इज़ यू आर के मतलब इस बंदे को तो गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है, वो मतलब वो बंदा है, मतलब तो वो बंदा कैसे, अगर उसको ठीक करना चाह रहा है तो वो कैसे उसको ठीक करे? मतलब कुछ चीज़ें आपके अंदर ऑब्वियसली इन बिल्ड होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब आप इन्वायरमेंट से लर्न करते हो, लेकिन बजाय इसके कि वो ब्लेम गेम करे और वो दूसरों को कहे कि मतलब ये इस वजह से ऐसा है, इस वजह से ऐसा है, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिर वो आप वाली बात है कि वो गिल्ट में भी आएगा ज़्यादा। लेकिन इसको सही कैसे करे वो, मतलब यानी कि वो लोगों के ऊपर अपना इम्प्रेशन सही कैसे कर सके और वो जो ख़राब डायमेंशन हो रही है उसको कैसे सही रास्ते की तरफ लेकर आए? Okay, fair. See, Bilal, there's multiple dimensions to your question. कि ये एक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपने कही थी कि एक बैलेंस जो हमने सारा साल लेके चलना है, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि रमज़ान इज़ नॉट अ गोल, रमज़ान इज़ अ मीन्स। और रमज़ान, if this 1 month is not making the rest of the 11 months better, then we've lost it. Then we have become worse because of Ramadan rather than becoming better. एक चीज़. So looking at it in the bigger picture and looking to maintain that balance throughout the year and not just making things in Ramadan as a one-off and that's it, उसके बाद भूल गई. दूसरी चीज़, when we talk about relationships as part of that balance that has to be maintained not just in Ramadan but throughout Ramadan, we have to again create that same space for ourselves to make mistakes therein. ठीक है, हम relationships में गलतियाँ करेंगे. That's a given. When I am going to be relating with anyone in any way, and the closer that relationship and the more intimate that relationship, the more the other person is vulnerable to being hurt by me, and the more I am vulnerable to being hurt by them. ठीक है, तो I have to know, and ideally the people I am relating with as friends, as family, as spouse, as children, parents, जो भी, they need to know as well. Ideally, relationship में it's not just mutual love, it's mutual hurt as well. Part of love is hurt. हम गलतियाँ करेंगे, हम गुस्सा करेंगे, हम एक दूसरे पे बरसेंगे. That's gonna happen. That is something we need to be ready for if we're looking for true, genuine relationships. वो ड्रामेबाजी हाँ आप कर सकते हैं कि you're just you've never had an argument, you've never had a fight, you've never had a conflict. That means you've never genuinely interacted or related. Okay? So first thing, ये होगा. इसको होने को समझना, why is that important? Because then you can acknowledge that when you slipped, when you went overboard, when you lashed out, you can apologize, you can identify. अगर मेरा किसी पे एक impression बना हुआ है कि यार ये बहुत लड़ाका है, हमेशा बदतमीजी करता है, या ये बहुत आसानी से नाराज़ हो जाता है, या ये कर जाता है, ठीक है, and I want that impression to go away, I start with an acknowledgement that, dude, I'm sorry, I've been this way, I've been doing this, and I'm trying to improve. Wish me luck and give me space to improve. I'm not going to improve overnight, but I'm definitely trying. And this Ramzan, I'm going to try harder. It should start with an acknowledgement. अगर acknowledgement नहीं होगी और हमारी जब भी conversation होगी उसमें मेरी past की तमाम बदतमीजियों और गुस्से की मेरे पास एक पूरी किताब है justifications की as to how I was right and the other person was wrong, then can we blame them for continuing to carry that impression? They will and they should. Acknowledgement is where it starts, and then when they see the effort, even if they don't immediately see the change, if they see the effort, then that impression should change, and
even their support should come in. That's how it should be in a genuine relationship, and that is what we should be looking to offer other people as well, कि हम भी आपको ये स्पेस देंगे. एंड जो आपने बात की कि कुछ इंसान इसी तरह के होते हैं और कुछ इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन रमज़ान हमें ये सिखाता है कि इन दोनों चीज़ों के अलावा एक तीसरी चीज़ है जो हमारी चॉइस है. भूख इज़ जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली, psychologically rooted instinct, right? When it comes to being a part of our nature, there is nothing more integral to our nature than food and sex, right? तो that is जो आप कह रहे थे कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, right? तो होने में तो for stuff that is very very integral to our personalities, there is nothing more integral than hunger. As far as environment influences our behavior, it triggers us, it stimulates us. Perhaps nothing more so than stimuli for hunger and sexual appetite. Environmental influences उनको भी भड़काते हैं, उनको ज़्यादा तेज़ करते हैं, उनको ज़्यादा arouse करते हैं. There is no denying that either. But what we learn in Ramzan and through the practice of this, 12-hour or so fast, इसके एक तीसरा एलिमेंट भी है जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, जिसके थ्रू हम दूसरे दोनों को टेम कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं और उनकी जो खूबसूरती है उसके साथ उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ चॉइस. Is that making sense? So the element of choice is important, and that is what has to be exercised and strengthened within our practice of Ramzan. हमने ब्लेम गेम की बात की ना, तो मतलब हम वो तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और उसको एक्नॉलेज करके दूसरे के सामने उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात इससे एक ये भी रवैया सामने आ जाता है कि बंदा ना ज़्यादा ही कोई वो एक्सप्रेसिव हो जाता है. मतलब यानी कि बंदे की गलती नहीं भी है और वो बंदा जो है वो ये कहने लग पड़ता है कि यार हो सकता है मेरी गलती हो. वो सोचने लग पड़ता है किसी ने गलत कर दिया उसके साथ, तो वो सोचता है शायद मैंने कुछ गलत किया हो. तो वो एक विशियस साइकिल है जो मतलब वो खुद सफ़र करना शुरू कर देता है उससे. तो मतलब इसके बारे में आपका क्या? See, you're exactly right. कि when you try to become that person, right, who is forgiving and who is looking to be forgiven and who is looking to improve, then ये चीज़ इसका इम्कान ठीक ठाक है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है कि आपकी उस एफ़र्ट को एक कमज़ोरी के तौर पे देखा जाएगा और उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा एक डायरेक्शन में. दूसरी डायरेक्शन में आप ही एक फिर विक्टिम रोल में जाना शुरू हो जाओगे. आप ख़ुद को फिर इतना ज़्यादा गिरा दोगे, सब चीज़ों में अपना ही कसूर देखना शुरू कर दोगे और it's jumped from one place to another. कि एक प्लेस वो लड़ाके वाली थी जहाँ पे सारी दूसरे की गलती है और अब एक नई स्पेस आ गई है जिसमें सारी की सारी मेरी गलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ब्लैक एंड वाइट व्यू नीड्स टू चेंज. दैट्स नॉट हाउ रियलिटी इज. ना सारी की सारी मेरी गलती है, ना सारी की सारी दूसरे की गलती है. जो दूसरा कह रहा है उसमें भी कुछ सच्चाई है और जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी कुछ सच्चाई है. रिलेशनशिप के अंदर, इंटरैक्शंस के अंदर मैंने वो सच्चाई ढूंढनी है अपने ताईं, और जिस पे मेरा इख्तियार है और जिस पे मैं काम कर सकता हूँ मैंने उस पे फोकस करना है. राइट? सो एंड द साइन, राइट, कि हम एक या दूसरे एक्सट्रीम में जा रहे हैं इज इन एक्शन. फिर हम तब्दील होने के लिए, तब्दीली लाने के लिए कुछ करेंगे नहीं. अगर सारी अगले की गलती है तो उसने चेंज करना है, मैं क्या करूं? अगर सारी मेरी गलती है तो इतना बोझ मैं वैसे ही नहीं उठा सकता, फिर भी मैं कुछ नहीं करूंगा सिवाय गिल्ट में बैठा रहूंगा. राइट? रियलिस्टिक आप किसी को राइट दे देते हो तो वो अगला बंदा तो हमेशा यही फिर सोचेगा ना. मतलब यानी कि अगर मैं किसी को कह देता हूँ कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर और हो सकता है कि मैं एक रात में सही ना हूँ, टाइम लगेगा मुझे और तुम मुझे थोड़ी स्पेस दो, तो वो तो उसकी भी गलती हो, तो वो अल्टीमेटली उसका माइंड बन चुका होगा मेरे बारे में कि क्योंकि मैं खुद जी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ तो वो तो आसानी से मेरे ऊपर ब्लेम लगा देगा. तो जो कि फिर मुझे फिर वही वाली बात हुई ना. सी, इफ़ दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन माई कंपनी जिन्होंने मेरी इस एफर्ट को एक्सप्लॉइट करना है और they're gonna take that or take me for granted, then I need to rethink who I keep my company with. कि मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ. अगर वो एक इस तरह की genuine relationship के काबिल नहीं हैं then मैं उनके सामने फिर इतनी vulnerability show भी नहीं करूँगा. अपने आप को इतना ज़्यादा
इतना डिस्क्लोजर, इतनी ओपननेस, इतनी ऑनेस्टी, इतनी सिंसेरिटी, I will hesitate in bringing that forward if they have not honored it before. लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट इस assumption के साथ नहीं चल सकता कि सारे ही ऐसे होते हैं, सारे ही मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे, सारे ही बुरे हैं तो मैं भी बुरा बनूंगा. I mean, then that's evil in the society, isn't it? You don't trust for there to be any goodness in the other. कि अगले के अंदर कोई अच्छाई नहीं है क्या? सारी अच्छाई मेरे में ही है, और मेरी अच्छाई क्योंकि एक्नॉलेज नहीं हुई तो अब मैं जो बुराई है उसको भी दूर नहीं करूंगा बल्कि उसको जस्टिफाइड समझूंगा. That's not a healthy way of thinking. That's not a growth oriented way of thinking. Nevertheless, हाँ, there will be places where I have to assert myself. जहाँ पे मैंने स्टैंड लेना है, जहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट भी होना है, इवन गुस्सा भी दिखाना है. But that all of that, if those choices, वो फैसले किसी मीनिंग से रिलेटेड हैं, किसी बड़ी जेन्युइन मीनिंग से एक्सटेंड कर रहे हैं, then they are values rather than being instinctive responses. Does that make sense? कोई चीज़ जब बिल्कुल ही instinctive response होती है, then we are operating at a very basic level of our development, at a very primitive level of our development, जो कि अपनी जगह important ज़रूर है, लेकिन अगर सिर्फ वो चल रहा है तो that is not a fully grown human being. जब वो instincts contain होती हैं और express होती हैं choice के नतीजे में, और choice oriented है, आपकी जो ज़िंदगी का मीनिंग है, आपका जो दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, मीनिंगफुल आपके जो गोल्स हैं, उनके थ्रू then that expression is meaningful, then those choices are value oriented and they will result in growth and they will result in a betterment of society. Right? हाँ, तो बात आपकी अपनी जगह बजाय कि वो एक रिस्क रहेगा, वो एक रिस्क रहेगा जिस रिस्क में you will get hurt as well. And we have to be ready for that. Anyone who's done any good in the history of humanity has done it by not just the struggle, individual struggle, लेकिन उनको दूसरों से भी काफ़ी तकलीफ पहुंची है और बहुत ज़्यादा पहुंची है. मेंटल पीस जो है वो कैसे अचीव की जाए, क्योंकि रमज़ान को वैसे ही अमन और वो उस तरह से रिलेट किया जाता है ना, तो हम कैसे अचीव करें, कि क्या मतलब कर सकते हैं हम लोग? First up, by not making mental peace your ultimate goal. अगर mental peace आपका ultimate goal है तो मेंटल पीस ही अचीव नहीं होगा. फिर आप जो कुछ भी कर रहे होगे वो मेंटल पीस को हासिल करने के लिए कर रहे होगे, और माइक्रोस्कोप लगा के जूम इन करके आप उस पीस को क्वांटिफाई या जज करने की कोशिश कर रहे होगे कि वो कितना है और कितना ज़्यादा है, और ये जब भी किया जाता है दैट रिजल्ट्स इन एंग्जाइटी. That results in you noticing the lack of peace that's there. Mental peace is always going to come as a side effect, as a byproduct of efforts done in the direction of genuine meaning, right? So I would concern myself more in finding out the genuineness of that meaning and what meaning that is. कि वो meaning क्या है, वो meaning genuine है कि नहीं है, उसकी तरफ पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, rather than worrying over. See, obsession with being mentally healthy results in mental illness. Obsession with being physically healthy is a mental illness that results in physical symptoms. Obsession with being happy results in being upset. Obsession with acquiring more and more sexual pleasure results in sexual impotence. Does that make sense? सही है. अच्छा, थोड़ी सी स्टूडेंट ओरिएंटेड डायरेक्शन में चले जाते हैं. रमज़ान के अंदर स्टूडेंट्स ने, मतलब जैसे हमारा होता है ना, आपने भी MBBS किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि रमज़ान वो टाइम होता है जिसमें प्रॉफ से पहले बंदे ने एक दफ़ा वो पढ़ाई का सीन करना होता है. आप क्या रिकमेंड करते हो कि वो जो एक रूटीन होती है तरावियों के बाद से लेके तहज्जुद तक की, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर सुबह के टाइम वाली रूटीन आप रिकमेंड करते हो? और दूसरा ये कि क्योंकि रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है, तो अगर मतलब बीच में कुरान को भी साथ लेके चला जाए तो वो उसको कैसे हम प्रॉपर वे में स्टडीज़ के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं, बीइंग मेडिकल स्टूडेंट आल्सो, और फिर एक मतलब अगर आप कोई वर्कर हो या कहीं काम कर रहे हो? देयर इज़ नो वन आइडियल दैट आई कैन रिकमेंड. ठीक है. सम पीपल परफॉर्म बेटर एट नाइट इन रमज़ान फॉर देयर स्टडीज़. Fair enough. Other people will not perform at all अगर उनको कह दिया जाए कि रात यार बेस्ट टाइम है पढ़ने का. Everyone is different. Every situation is different. हर एक की demands different हैं. किसी ने सुबह के टाइम क्लासेस लेनी है, किसी ने नहीं लेनी. ठीक है. किसी ने
किसी पे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी पे नहीं हैं, किसी पे किसी ने एक लेवल ऑफ रिलीजियस कमिटमेंट दिखानी है, बाकी किसी ने उसका काम और बाकी सारा कुछ इतना है कि वो उस लेवल की नहीं दिखा सकता. So you have to have a very realistic appraisal of your responsibilities and the different domains and your schedules, and you have to work with that. And you know Same. when you function best, you know when you have operated best in your past. What has worked best for you, even if it was for a short period of time. How much of that can you recreate? उसमें से जितना आप दोबारा कर सकते हो, वो रात थी, वो शाम थी, वो 10 मिनट थे, वो आधा घंटा थे, वो 2 घंटे थे, वो 2.5 घंटे थे, whatever the situation, you know yourself. Identify that and push yourself a little more than that. So if I got it good working 3-4 hours last Ramzan, then I would add 1 or 2 hours to that, or even 3 hours to that. 4 घंटे ये वाला काम बहुत ज़बरदस्त किया था. This time I don't have anything else to do. Why not plus 3, and maybe 4 plus 1 हो जाएगा when I actually do it, or at least I'll be able to sustain that 4 एक level में. Similarly मैं पिछले साल में 10 मिनट तिलावत किया करता था, and I did it well and I did it consistently. Let me push for 15, let me push for 20. I kept it to myself last time. This time let me enter a class, let me study with somebody. Everybody there is doing 3 hours of continuously being part of that class. I can't do that. Okay, let me start with 20 minutes. Let me start with half an hour. You have an understanding of your past and what you've been able to do and what you've not been able to do. It's a good idea to plan, take somebody in conversation, discuss their plans, your plans, get mutual motivation and carry forward like that. There is no one size fits all. जब आप स्टूडेंट थे तो तब आप क्या करते थे? जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था? Yeah, it's like a past life. It was like how long ago? I would definitely partake more in जितनी भी हमारी religious activities होती थी वो भी बढ़ जाती थी. Generally, I wouldn't study much close to iftar time. That would be very difficult for me. I would try to get it done as much as possible in the morning time, right? I would try to get that done सुबह के time पे, breaks के अंदर, घर जाने से पहले. अगर college on है तो between classes or in classes, if that was possible, I would make the most of those times, rather than looking to leave it till शाम तक. नहीं हो possible होता था. For me, working after सहरी, after फजर was easier in student days. हाँ, बाद में फिर हमारी दौरा कुरान की रूटीन थी, वो सारा that extended throughout the night. So obviously फिर उस time पे we slept after फजर. So it changed with what the requirement was. तो जैसे आप बता रहे हो तो मुझे तो ऐसे फील आ रही है जैसे आप बहुत बचपन से ही जो है वो कुरान के साथ रिलेटेड थे. क्या मतलब इसका ये था कि आप रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे या कंपनी ऐसे मिल गई थी या ऐसा क्या था? ये मतलब शुरू से ही आप रिलीजियसली ओरिएंटेड थे या कुछ लाइफ में हुआ था कि जिसकी वजह से आप चेंज हुए थे और आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये रास्ता इख्तियार करना है, लाइक कुरान पढ़ना है और ये इस तरह वाली चीज़ें? मतलब यानी कि कॉमनली हम ज़्यादा ओरिएंटेड दुनिया की तरफ होते हैं ना कि मतलब अच्छा मुझे अच्छे ग्रेड लेने हैं, डिस्टिंक्शन लेनी है, मुझे ये करना है वो करना है. I'm an HSonian, okay? So when I was going to HSN, there is only so much an HSonian can be religious. As religious as an HSonian can be. तो अगर आप environment की बात करोगे, तो as far as my HSN years were concerned, there was perhaps some sense of morality was there. किसी level पे नमाजें थीं, लेकिन there was a whole lot else going on at that time. Med school was probably, and the seeds had been sown. There was household environment का effect था, definitely था. कुछ हमारी traditional cultural practices का effect था, बिल्कुल था. Parents की, elder siblings की particular preferences had an influence, definitely they did, but it became more of a conscious choice in med school. और वहाँ पे भी yes, as with everybody else, you had all kinds of options with the more religious crowd and the more the cannabis crowd. So there was both options were there, but I think it was around med school that choice was consciously made.
Perhaps it wasn't balanced either. I think it was, in retrospect, it was imbalanced towards the religious side, but it was necessary for me at that time, I guess. So there's I guess I don't guess, I think I know it had its, even the mistakes that I made in that process were very, very important for what I know right now, right? So it's a whole कुछ journey. स्पेसिफिकली इंसिडेंट था कि मतलब जिसने आपको चेंज किया मेडिकल स्कूल में, या फिर मतलब वैसे ही आपने बैठे बैठे डिसाइड किया, या क्या हुआ क्या? मतलब एक पॉइंट होता है ना जिसमें बंदा डिसाइड करता है कि अच्छा यार बस अब बस नहीं, अब दुनिया को जो है ना, मतलब एक मतलब आप कह रहे हो ना कि वो इम्बैलेंस टाइप, तो आपने ऐसे ही किया होगा कि लाइक मतलब दुनिया को छोड़ दो बिल्कुल और बस अब दीन की तरफ आ दो, इस तरह का कुछ हुआ ना? लेकिन वो उसके पीछे एम्बिशन क्या थी, मतलब वो थॉट आई कैसे थी? I think my particular crisis was perhaps more an existential frustration, I would say. कि क्या बकवास है? Why is there, so much? There's so many problems everywhere with so many people. Why can't there be anything done about them? And it didn't fit. And we can go into specific problems that were at that time on my mind, but nevertheless there was issues, and it didn't make sense. Okay, I'll become a doctor, I'll go to the US, I'll do my residency, I'll make like a 6-figure salary or whatever, and be driving a Range Rover. That didn't work well with me. I'm like, but there's going to be issues. So at least at that time I felt personally as well as socially, the more religious I am, the better I'll be with respect to my personal issues, perhaps, and then have something good to offer as well. I think, there's a whole lot there, a whole lot that wasn't even that well intentioned, perhaps, but I'm not going to tell you that. So, नहीं, सही है लेकिन एटलीस्ट आपने मतलब यानी कि कोई वो आपके दिमाग में कोई चीज़ आई। तो मैं अभी एंडिंग पॉइंट्स की तरफ जा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी कि मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए सीरियसली। तो अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि मतलब यानी कि एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए फैमिली के दरमियान में और इस तरह से, तो क्योंकि मतलब यानी कि जनरेशन गैप्स आ जाते हैं बीच में, और फिर इस वजह से हमारा कल्चरल नॉर्म्स कुछ इस तरह की हैं कि हमारा जो है ना वो सोशली इतना कांटेक्ट नहीं होता हमारे पेरेंट्स के साथ, और वो मतलब यानी कि और फिर अगर कांटेक्ट होता भी है तो वो हम कनेक्टेड फील नहीं करते बाज़ औक़ात, कि मतलब यानी कि वो एक जनरेशन वाइज चीज़ चलती आ रही है, तो वो आप एक लेवल पे नहीं होते। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, या मतलब इसको एटलीस्ट हम कम कैसे कर सकते हैं? लेकिन मतलब यानी कि ये जो दूरी वाला फासला होता है ना, वो कम कैसे किया जा सकता है? रिलेशनशिप नाम ही उस चीज़ का है जो गैप्स को ओवरकम करके फॉर्म होती है। आई एम रिलेटिंग विद दोज ऑफ माई एज, those who think like me, those who belong to the same caste or the same ideology, or then I'm not really forming relationships, I am just reaffirming myself. ठीक है? तो relationship में, so a husband-wife relationship, I mean there's gaps. Men think differently, women think differently, needs are different, expectations are different. The conceptions in a lot of ways will be different, and a true relationship is one in which all of those differences can be worked with. You can have a relationship despite those differences. You don't eliminate those differences, क्योंकि फिर अगर आपने differences eliminate कर दिए तो फिर आप you're dominating. One member is dominating the other member, and that's not a genuine relationship. That's a master-slave interaction. तो हमने given के it is easier to make relationships or be in a relationship with people who are generation के एतबार से, age के एतबार से, gender के एतबार से, बाकी सारी चीज़ों के एतबार से closer to you. It is harder to make genuine relationships when you have to go cover distances and gaps. लेकिन जितना वो hard है उतना ही वो ज़्यादा fruitful भी है, उतना ही उसमें रिस्क भी है कि यू विल एंड अप नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप। तो गिवन द गैप्स
more so जो हमारी relationships that are, that we don't really have much of a choice in, which are immediate family, right, first degree relatives, parents, children, वहाँ पे उन gaps को overcome करने की एक healthy effort ज़रूरी है और वो mutually beneficial होगी. It is going to result in that in a kind of growth in our personality कि हमारा एक generation gap ज़रूर है और उस generation gap को bridge ना करने की कोशिश की वजह से millennials इतने arrogant हैं, जिसकी वजह से वो बार बार अपने पैरों पे कुल्हाड़े मारते हैं. उनको लगता है कि वो जो मसले उनको दरपेश हैं वो तो पहले कभी इंसानियत की तारीख में किसी को दरपेश नहीं हुए थे. And they repeatedly knowing that this hasn't worked and that there is so much that our history, our tradition, our culture has to offer us, जिसकी वजह से we don't have to recreate wheels, जिसकी वजह से we don't have to get stung from the same hole twice. लेकिन नहीं, arrogance में लगे फिरने कि हमें जो कुछ पता लग गया जनाब, हमारे पास तो Instagram है, तो वो पता ही नहीं चल सकता किसी और को. And that's naivety. That's immaturity more than anything else. And that has isolated the millennial more than anything else. Why are millennials so lonely? कि अपने आप को पहले पिछली जनरेशन से काटा, अपने पेरेंट्स से काटा, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर से काटा, और फिर एक दूसरे से भी नहीं जोड़ सके, और फिर अपने आप के अंदर ही इतने ज़्यादा दरारें पैदा हो गई कि अकेले भी नहीं बैठ सकते. फिर एक वर्चुअल रियलिटी में जनाब इंस्टा फेसबुक पे हम जिंदा हैं, और वहाँ पे भी फिर फटे लड़ाइयाँ और क्या कुछ नहीं हो रहा. It's crazy. It's crazy. The more you cut off, thinking that they're too distant and far off from you and there's too much of a gap to fill, the more breaches you create within your own selves. And that manifests itself in illnesses. सही है. ये तो एक मतलब एक अगर इस पे बात शुरू की जाए तो ये तो एक प्रॉपर टॉपिक है कि जिस पे हम एक लंबी बात भी कर सकते हैं. लेकिन मे बी कि मेरे ख्याल से अभी आपके पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो हम इसको एंडिंग पे लेके जाते हैं. एंडिंग मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? एंडिंग मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अगर ये रमज़ान आता है और गुज़रता है और आप बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हो और आप बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते हो और आप बहुत अच्छे से रोज़े रखते हो, लेकिन इस रमज़ान के बाद आपकी अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं है, स्ट्रॉन्गर नहीं है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या करना है, आपका क्या रोल है, what is or at least what you shouldn't be doing. If there is no more clarity there, then this Ramzan has probably made you worse than you started off, despite all the good things that you may have done. So carry that in mind, and also understand कि जो जितनी बड़ी opportunity होती है growth की, अगर उस opportunity को सही से इस्तेमाल ना किया जाए, then you don't end up the same as before. It's quite likely that you end up worse than before. So it comes with a risk. Every opportunity comes with a risk, and Ramzan is an opportunity. सही है. और मेरे लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? मुझे क्या एवेल्युएट किया वैसे आपने, मतलब एक आप एज एन साइकेट्रिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Are we still? मतलब मुझे कोई मैसेज देना चाहें? Is this off the record or this is going to go on here as well? Depend on your reply. No, I think you're a good conversationalist. You're easy to talk to. You have this natural way of picking up questions, picking up developing the conversation and carrying it, making the necessary links in the conversation. All right, I have to run, Bilal. This has gone on longer than an hour. See, that's how good of a conversationalist you are. You can just carry on and keep me here for. मुझे बात करने का शौक है, आप बात अच्छी करा लेते हो, तो you can just keep me here for as long as you want. सही है, बहुत शुक्रिया अपने इतने अच्छे लफ्ज़ बोलने के. इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर यूसुफ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.